मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 10 वादों की हियरिंग 12 जुलाई को अगली तारीख। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की शरद पवार से मुलाकात। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग रहे केजरीवाल। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने किया समर्थन। नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं जाएगी बीएसपी। नई संसद के उद्घाटन का मायावती ने किया समर्थन। 28 मई को प्रधानमंत्री करेंगे नई संसद भवन का उद्घाटन। दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ। पीएम मोदी ने वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। कहा ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बिगड़ी तबीयत। एलएनजेपी के आईसीयू में किया गया शिफ्ट। तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिरकर बिगड़ी थी तबीयत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस बुलेटिन में 5 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। पहली खबर का रुख कर लेते हैं। मथुरा से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामला है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर मथुरा से, जहां आपको बताते चले कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का यह मामला है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 10 वादों पर सुनवाई हुई है। सीपीसी 7/11 पर मुस्लिम पक्ष ने रखी हैं दलीलें। हिंदू पक्ष ने सभी केसों को एक साथ सुनने की मांग की। वहीं सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई है ये सुनवाई। आगरा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियां होने पर यह सुनवाई की गई है। 12 जुलाई को मथुरा कोर्ट में होगी सभी मामलों में सुनवाई। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर मथुरा से हम आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर मथुरा से, जहां आपको बताते चले कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सुनवाई हुई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 10 वादों पर यह सुनवाई हुई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित भार्गव हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अमित भार्गव, 10 वादों पर सुनवाई हुई है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अयोध्या में ज्ञानवापी पर अमीन सर्वे और उसके बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अमीन सर्वे के लिए आदेश हो चुके थे, जिसमें करीब करीब 10 वादे से ज्यादा वादे कोर्ट में दायर किए गए थे और सभी वादों में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई की जा रही है, जिसमें अमीन सर्वे के आदेश जो है वो कोर्ट ने दे दिए थे, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस पर रोक लगवा दी थी। आज सीनियर डिवीजन जूनियर के यहाँ इनकी सभी दावों की एक साथ 7 रूल 11 पर बहस हुई और बड़ी लंबी बहस चली। करीब 2 घंटे तक बहस की गई और वहां पर बहस के बाद अब ये निर्णय लिया गया, दोनों पक्षों को सुना गया और उसके बाद अब कोर्ट ने निर्णय अपने पक्ष में रखा है और जो इसमें अगली तारीख लगाई है वो 12/7/2023 लगाई है। जी अमित भार्गव, जिस तरीके से ये सुनवाई हुई है इसमें सभी जो मामले हैं, जो सभी वाद हैं उन पर सुनवाई हुई है। आगरा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्ति जो दबी है उस पर भी सुनवाई हुई है। इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? जी अभी तक जो है दोनों पक्षों को सुना जा रहा है और 7 रूल 11 की जो सुनवाई है वो चल रही है। अभी कोर्ट ने जितने भी वकील कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ट्रस्ट है
और महेंद्र प्रताप हैं और जो लोग और हैं, उन सभी को जो है अब सुना जाएगा और चुनने के बाद कोर्ट निर्णय करेगी कि अगली जो तारीख जो दी गई है 12/7, उस पर सुनवाई के आदेश वो पारित करेगी कि सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या अभी जो है 7 रूल 11 पर ही बहस होनी है। जी अमित भार्गव, जिस तरीके से ये सुनवाई हो रही है, इसको लेकर अगर हिंदू पक्ष की बात की जाए तो हिंदू पक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर? जी, जब हिंदू पक्ष के वकीलों से सभी से बात की गई तो उनका कहना यह है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं वो लगातार केवल 7 रूल 11 पर ही बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो सर्वे कराने पर और जो वहाँ सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां दबी हैं उनकी बात नहीं करते, केवल 7 रूल 11 पर ही बात कर रहे हैं। उसके अलावा ये लोग कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन कोर्ट के सामने हम लोग पूरा अपना जो दावा है, जो हमने सबूत है वो पेश की है, उसके बाद कोर्ट निर्णय करेगा कि इसमें आगे सर्वे होना है या नहीं। जी अमित भार्गव, जिस तरीके से आगरा की मस्जिद में मूर्तियां दबे होने की बात देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने भी की थी, तो इस पूरे मामले को लेकर क्या देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने निकल कर आई है इस पूरे मामले को लेकर? जी अभी नहीं, अभी देवकीनंदन महाराज जी का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनका कहना यही है कि जो उन्होंने भी एक मुकदमा दायर किया है आगरा में, और उनका कहना यह है कि जो आगरा की मस्जिद है उसमें जो भगवान के अवशेष, जो भगवान की मूर्तियां दबी हुई है, उनको ये लोग खंडबंद कर रहे हैं, तो वहां पर भी उन्होंने सर्वे के लिए बोला है। जी चलिए अमित भार्गव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की है। अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए एनसीपी के बड़े नेता वाईबी चौहान ने यहां पर बाहर खड़े थे और वहीं अजीत पवार, छगन और सुनील स्वागत के लिए मौजूद रहे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप सांसद राघव चड्ढा, दिल्ली की मंत्री आतिशी और अन्य आम आदमी पार्टी के नेता भी शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। वहीं इससे पहले केजरीवाल ने बुधवार को मुंबई में शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की थी। सीएम केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सेवाओं के नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लड़ाई में शिवसेना का समर्थन मांगने के लिए उद्धव ठाकरे से मिलने थे और इस बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि उद्धव ने राज्यसभा में विधेयक के खिलाफ मतदान करने का भरोसा दिलाया है। तो बताते चले कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो मुंबई पहुंचे हैं। इस दौरान वो एनसीपी के तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। अध्यादेश को लेकर ये मुलाकात की जा रही है, अध्यादेश के खिलाफ, और उनको समर्थन भी मिल रहा है तमाम विपक्षी पार्टियों से। उनके साथ भगवंत मान, आतिशी, तमाम नेता मौजूद रहे। शुभांकर भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता टीएमसी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। जी नमस्कार। शुभांकर जी, जिस तरीके से अध्यादेश आया है उसको लेकर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो तमाम विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब ये बहुत जरूरी है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, अब शायद सभी को समझ में आ चुका है कि अगर आपको अपनी लोकतंत्र को बचाना है, अगर आप अपने संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, तो इस समय एकजुटता तो इस समय की पुकार है। और जिस प्रकार से दिल्ली में हुआ, ये तो वाकई मतलब बहुत ही शर्मनाक एक हादसा है। अगर आप अपने उच्च न्यायालय को भी अगर आप उसको भी सम्मान नहीं दे सकते, आप उसके खिलाफ जाके आप अध्यादेश लाके आपने एलजी को पूरा पावर देने की आप एक वो रस्ते, इससे एक बात तो पता चलती कि चुनी हुई सरकारों को ये सरकार नहीं चलाने देंगे। अगर केंद्र में भाजपा सरकार अपने हिसाब से चलती है, तो क्यों जो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो पंजाब में हो, हर जगह पे उन्होंने हर तरीके का कोशिश किया है कि वो अपने गवर्नर के माध्यम से, अपने जो ईडी और जो हमारी जो सरकारी जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से, तो इनका सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग होता हुआ दिखाई दिया।
और अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने जब आपका सोचिए इसका संज्ञान लेते हुए एक ऑर्डर उसका जारी किया, उसके भी खिलाफ ये चले गए। यानी अब जो है ये इतने बड़े हो चुके हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय से भी अपने आप को बड़ा मानते हैं और उसके खिलाफ जाके उन्होंने अध्यादेश जारी करके तब जाके वहां पे एलजी जो कि इनके इशारों पे नाचते हैं उनको इन्होंने वहां पे सर्वोपरि कर दिया। बिल्कुल शुभांकर जी, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने पिछले दिनों टीएमसी यानी कि बात की जाए ममता बनर्जी की, तो उनसे भी मुलाकात की थी। तो इस दौरान क्या टीएमसी का साथ मिल रहा है मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल जी को? देखिए, मेरे ख्याल से ये हमेशा ही रहा, क्योंकि जब दीदी ने एक मंच पर समस्त विपक्षी पार्टियों को लाने की कोशिश की, तभी जो है आम आदमी पार्टी को भी हम लोगों ने बुलाया और अरविंद केजरीवाल हों चाहे एनसीपी में शरद पवार जी हों, सभी से लगातार बातचीत तो बनी रह रही है। और जहां पे उद्देश्य एक हो, जहां पे जो यहाँ पे जो हम सभी के जो हम लोग एक ही चीज चाहते हैं कि भाई संविधान की रक्षा होनी चाहिए, कि जिस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से प्रदेश की सरकारों को परेशान किया जा रहा है, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। सबसे पहले तो एकजुटता इसीलिए सबके लिए जरूरी है, जितनी विरोधी पार्टियां, जितनी विपक्षी पार्टियां, उनके लिए समय एकता की तो जरूरत है ही है, ये सभी नेता समझ रहे हैं। लेकिन शुभांकर जी, आप एक चीज तो मानेंगे ना कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के बीच मुलाकात हुई, तो कांग्रेस को ये रास नहीं आया। कांग्रेस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा है कि जो ममता बनर्जी हैं और जो केजरीवाल हैं, वो कांग्रेस को खोखला करने में जुटे हुए हैं, खत्म करने में जुटे हुए हैं और अपना विकास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ जो है वो कांग्रेस की कहीं ना कहीं मजबूरी है। अगर आप दिल्ली में देख लें तो वो वहां पे सरकार के एक विपक्ष में बैठे हुए हैं। आप अगर पश्चिम बंगाल में देखें तो वहां पे भी वो हमारे विपक्ष में है। तो चीज ये है कि जहां पे ये, जब वही मैंने बताया ना कि जब आप प्रादेशिक आप मामलों में फंस जाते हैं और प्रदेश में आप अगर विपक्ष में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें उस समय आती हैं। वहां पे एक दूसरे के खिलाफ बोला जरूर जाता है, लेकिन कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है कि अगर 2024 की तैयारी करनी है तो एकजुटता अनिवार्य है, एकजुटता चाहिए। क्या इस बात से कांग्रेस के किसी नेता ने नकारा? नहीं नकारा। अधीर रंजन चौधरी भले पश्चिम बंगाल में हमारे खिलाफ बोलते हो, लेकिन उनका भी ये चीज कहना है कि 2024 में समस्त विपक्षी पार्टियों को एक आना होगा, तभी हम एक मजबूत विकल्प देने को तैयार होंगे। ठीक है शुभांकर जी, हमारे साथ अभी अमित शर्मा जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अमित शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अमित जी, जिस तरीके से केजरीवाल मुलाकात कर रहे हैं एनसीपी के तमाम नेताओं से, कितनी कारगर ये साबित हो रही मुलाकात? क्या समर्थन मिल रहा है आपको विपक्षी पार्टियों का? देखिए, देश का संविधान बचाना है, देश बचाना है और देश के लिए अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कुर्बानी देते आए हैं, चाहे वो सत्याग्रह हो, चाहे वो अनशन पे बैठे हो, चाहे दिल्ली के रामलीला मैदान पे बैठा हो। अन्ना हजारे जी का भी साथ दिया। तो हम आंदोलन से जुड़े हुए पार्टी है हमारी। और अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली में नेतृत्व रहा है, इनका 3 बार का एक्सपीरियंस रहा है मुख्यमंत्री बनके जो सरकार चलाने का। पंजाब में भी हमारी अच्छी सरकार चल रही है, तो दोनों राज्य में सरकार चलाने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। अरविंद केजरीवाल जी का काम करने का नजरिया बहुत अच्छा रहा। काम अपना स्पीड, काम का जो स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। तो ये बहुत पूरा देश में, क्योंकि एक्चुअल क्या, दिल्ली एक प्रदेश है जी, तो सर्वांचलियों का प्रदेश है। यहाँ पे हर प्रकार का हर राज्य के लोग हैं। तो दिल्ली से जब घूम करती है पार्टी और निकल के जाती है बाहर राज्यों में, तो हर राज्य में इनकी एक्सेप्टेबल है और हर राज्य में इनकी इज्जत है। तो विपक्ष का चेहरा जो अरविंद केजरीवाल जी को सारी पार्टियों को मान लेनी चाहिए। अपना सारे राज्य के सरकार को ये निवेदन है कि सारे सबको मान करके, और विपक्ष का एक बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल जी का जो निकला हुआ है, तो अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा लेकर के अगर पूरे देश में चुनाव लड़ने जाए, क्योंकि मोदी जी ने राहुल गांधी को पप्पू तो बनाने में कामयाब हो लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक फर्स्ट मुख्यमंत्री, एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो नरेंद्र मोदी जी को भी पप्पू बनाने का काम कर दिया। पप्पू तो है ही नरेंद्र मोदी जी। जो आदमी पढ़ा लिखा ही नहीं, वो देश क्या चलाएगा? अभी देखिए सांसद भवन के ऊपर क्या चल रहा है। जो देश की सबसे बड़ी गरिमा की कुर्सी की राष्ट्रपति की हमारी मानी जाती है, उनको छोड़ करके प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन करने का जो नियत आया है, ये नियत साफ दर्शाता है कि देश पे हमें हिटलर शाही करना, अपना नाम करना है। और एक अनपढ़ गवार यही सोच सकता है। अनपढ़ गवार आदमी संविधान को खत्म करने के चक्कर में लगा हुआ है। वो कोई भी अफसर आता है, किसी भी प्रकार की बात समझा देता है, हाँ ऐसा ठीक हो जाएगा जी।
तो ऐसा देश नहीं चलता, देश हिंदू मुस्लिम से नहीं चलता, देश चलता है देश की भविष्य से। देश की भविष्य शिक्षा में है और देश की जो जनरेशन है वो ज्यादा पढ़ लिख जाएगी, तभी देश का विकास होगा और हम पूरे वर्ल्ड में विकास कर पाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का भी यही सोच था, जिसमें मनीष सिसोदिया जी बेकसूर होकर के भी इसका सजा भुगत रहे हैं कि शिक्षा को बढ़ावा क्यों दे रहा है। तो एक अनपढ़ आदमी देश को पढ़ते हुए कैसे देख सकता है, इसीलिए मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाले हुए। शुभांकर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। शुभांकर जी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है वो भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रही है और इनके तमाम नेता जो हैं वो जेल में अभी मौजूद हैं, यानी कि सजा काट रहे हैं। देखिए, भाजपा का तो ये कहना है, ये तो वो हमारे पार्टी के बारे में पश्चिम बंगाल में भी कहती आई है। हमारे तमाम जो नेता हैं उनको गलत आरोपों में फंसाती आई है। ईडी, सीबीआई, इसका कैसा दुरुपयोग हुआ ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन एक बहुत जो जरूरी बात यह है कि जब आप इस तरीके से सरकार को गिराने की साजिश करते हैं तो उस समय एक बात समझ लेनी चाहिए कि उस क्षेत्र में आप कहीं ना कहीं उस प्रदेश को भी आप बदनाम करते हैं, उस प्रदेश की नीति और सब चीजों को आप बदनाम कर देते हैं। अब चक्कर ये है कि देखिए, ये जब भाजपा आज वहां पे जब पश्चिम बंगाल में तेज होती है या दिल्ली में जब अपना जब एक्टिविटी जब तेज करती है तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये किया कि उन्होंने जितने भी जो हमारे जो सरकारी संगठन है उनका जब दुरुपयोग करना जब शुरू किया तो लोगों के सामने इसका जो एक्सपोजर हुआ वो बहुत बड़े तरीके से हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, अभी जैसे 2000 का नोट बंद किया गया। जब भी हम लोगों ने सोचा कि 2024 के इलेक्शन के ठीक पहले ये इस तरीके से नोटबंदी, पहले 2017 में यूपी का इलेक्शन था, 2016 में नोटबंदी किया गया था। ये जो सारा जो कार्यक्रम जिस तरीके से प्लानिंग होती है उसका जो पूरा जो निचोड़ निकलता वो क्या निकलता है? क्या अभी भी जब 2000 का नोट ने रद्द किया, अभी खुद रिजर्व बैंक के एक गवर्नर ने ये बात को कबूला कि अभी तक ये बात जितना जो सर्कुलेशन था वो सर्कुलेशन का कंप्लीशन अगर नहीं हुआ है उसमें 2.5 से 3 लाख करोड़ का अगर अभी तक नोट अगर वापस नहीं आए, अगर उतना करेंसी अगर फंड हमारे पास वापस नहीं आए तो सर्कुलेशन कहाँ रुका है? अगर आप बार बार ये कहते थे कि भाई हमने जो है काले धन पर रोक पा गए, तो काले धन पर रोक अगर पा गए थे तो ये तो पूरा पैसा आपके पास वापस आना चाहिए था। आप तो नकली नोटों के खिलाफ ये पूरा जारी कर रहे थे, फिर वो फंड कहाँ रुका? और ये छोटे नोट नहीं है, ये बड़े नोटों की बात थी। पहले तो आपने 2000 रुपए का नोट निकाला क्यों था? वो तो खुद आपने ये कहना, पहले 1000 रुपए का नोट था, एक जेब में 1 लाख रुपए आता था। जब 2000 रुपए का नोट निकाला तो एक ही जेब में आपका 2 लाख रुपए आने लगा। तो इससे आपका कालाधन रुक रहा था या बढ़ावा से मिल रहा था? चलिए शुभांकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। वहीं उद्घाटन को लेकर ज्यादातर विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से होना चाहिए। हालांकि इस बीच बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। वहीं बीएसपी ने 28 मई को संसद के नए यानी कि संसद भवन के उद्घाटन का समर्थन किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश और जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसका समर्थन किया है और 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए उसका स्वागत करती है। इसके साथ ही मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित है। सरकार ने इसको बनाया है, इसलिए उसके उद्घाटन का उसे हक है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। ये उन्हें निर्विरोध ना चुनने, उनके विरोध आपको बताते चले कि उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। वहीं पूर्व सीएम मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि देश को समर्पित होने वाले कार्यक्रम अर्थात नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ है और जिसके लिए आभार और मेरी शुभकामनाएं।
तो बताते चले कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नए संसद भवन के उद्घाटन का समर्थन किया है और विपक्ष पर एक तीखा हमला भी किया है। तो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर लगातार सियासत हो रही है। विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं कुछ विपक्षी दल समर्थन में भी हैं। बीएसपी इसके समर्थन में है, शिरोमणि अकाली दल इसके समर्थन में है, आंध्र प्रदेश के सीएम इसके समर्थन में हैं। तमाम नेता समर्थन में भी नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ विरोध भी देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं साकार होता भी दिख रहा है। मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि इसके उद्घाटन का मैं समर्थन करती हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि विपक्षियों को उस दौरान सोचना चाहिए जब द्रौपदी मुर्मू चुनाव में खड़ी हुई थी और उनके अगेंस्ट उम्मीदवार खड़ा किया गया था। बता दें कि विरोध में तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है और वहीं 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों को निमंत्रण भी दिया गया है और इसी कड़ी में मायावती को भी निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने निमंत्रण का स्वागत किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं नए संसद भवन का स्वागत करती हूं, जिसके लिए उन्होंने निमंत्रण जिस तरीके से भेजा गया है इसके लिए उन्होंने आभार और उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से शुभकामनाएं, किंतु पार्टी की लगातार जारी समीक्षा बैठकों संबंधी अपनी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के कारण मैं उस समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगी। बता दें कि वो इस समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगी, लेकिन वो समर्थन में खड़ी हुई हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ने पर उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रख दिया गया है। सत्येंद्र जैन चक्कर आने पर तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए थे और इसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया है और अब इन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से एलएनजेपी अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो बताते चले कि सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ गई है, बाथरूम में वो गिर गए थे, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और इसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत बिगड़ी है, जिसके बाद उन्हें एलएनजेबी अस्पताल में आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। सत्येंद्र जैन चक्कर आने पर तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए थे और जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया है और अब उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से एलएनजेपी अस्पताल ले जाया जा रहा है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र भाटी, सत्येंद्र जैन की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए एक सप्ताह में लगातार दूसरी बार उन्हें एडमिट कराया गया है। इससे पहले स्पाइनल उनकी सर्जरी होनी है, उसमें उनको प्रॉब्लम है, तो सफदरजंग ले जाया गया था इससे पहले। लेकिन आज सुबह 6 बजे जब वॉशरूम में वो गिरे तो उसके बाद उन्हें डीडी हॉस्पिटल में एडमिट करा गया है। अभी जो उनके चेकअप है वो हुए, लेकिन कोई हेल्थ बुलेटिन अभी तक उनका नहीं आया। अभी तक अगर उनकी हालत की बात की जाए, क्या डॉक्टरों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है कि उनकी स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? क्योंकि उनको बताया जा रहा है कि आईसीयू में रखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए उनको आईसीयू में रखा गया है, लेकिन अभी हॉस्पिटल की तरफ से कोई उनका हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की यदि बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाया गया है कि
बिना नाम लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि एक तानाशाह ऐसे आदमी को खत्म करने पर तुला है जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए लगातार से काम करता रहा है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सुधार की बात रही हो। सत्येंद्र जैन ने लगातार अस्पतालों के और दिल्ली की जनता के भले के लिए काम किए हैं, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार उन्हें मारना चाहती है। जी चलिए नागेंद्र भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर उत्तराखंड के लोगों को समर्पित किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिजली रेल लाइन खंडों का लोकार्पण भी किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम लगेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि अभी मैं कुछ देर पहले ही 3 देशों की यात्रा करके लौटा हूं। आज पूरा विश्व भारत की बहुत उम्मीदों से देख रहा है। हम भारत के लोगों ने जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, उसने पूरी दुनिया का विश्वास जगा दिया है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है। मुझे याद है कि जब मैं बाबा केदारनाथ का दर्शन करने गया था तो दर्शन के बाद अनायास ही मैंने मुंह से कुछ पंक्तियां निकाली थीं। ये पंक्तियां थीं, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो बताते चले कि उत्तराखंड वासियों को बड़ी सौगात मिली है वंदे भारत ट्रेन की, जिससे कि देहरादून और दिल्ली के बीच का जो सफर है वो बेहद कम हो गया है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। कहते हैं कि चीन के सामान की ना तो कोई गारंटी होती है और ना ही कोई वारंटी। चीन कब क्या करता है किसी को इसकी भनक भी नहीं लग पाती। बीते कुछ दिनों से चीन का एक रहस्यमयी अंतरिक्ष यान सुर्खियों में है। सोचने वाली बात यह है कि 276 दिन अंतरिक्ष में चक्कर लगाने के बाद ये वापस लौटा है। इसके बाद ड्रैगन ने इसका खुलासा किया है। हालांकि चीन ने यह स्पेसक्राफ्ट किस मकसद से भेजा था, इसका अभी तक खुलासा नहीं किया है।